वे इसे मौत की घड़ी कहते हैं, जो एक दोषी कैदी की फांसी तक की अवधि है। यह अकेलापन और प्रतीक्षा का समय है, क्योंकि कैदी अपने जीवन के अंतिम घंटों को गिनता है। उनके आखिरी पलों में उनके मन में क्या चलता है? क्या वे अपने कामों पर विचार करते हैं या वे अंतिम समय में किसी चमत्कार की उम्मीद रखते हैं? इस वीडियो में हम पृथ्वी पर उनके अंतिम दिन, मौत की सजा पाए कैदियों के अंतिम घंटों को देखेंगे। टेड बंडी। टेड बंडी एक प्रसिद्ध सीरियल किलर और बलात्कारी है, जिसे 20वीं सदी के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक माना जाता है। 1974 और 1978 के बीच बंडी ने वॉशिंगटन, ओरेगन, कोलोराडो, यूटा और फ्लोरिडा सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न और हत्या कर दी। 1969 और 1980 में बंडी 2 परीक्षणों से गुजरे, जहां उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व किया। उसने कुछ वर्षों तक लॉ स्कूल में पढ़ाई की थी, इसलिए उन्हें मुकदमे से बचने का रास्ता पता था। ट्रायल्स के दौरान वह हमेशा शांत, आत्मविश्वासी और लापरवाह रहता था। इसके बावजूद उनके खिलाफ जो सबूत पेश किए गए थे, वे इनकार करने योग्य नहीं थे। इसलिए 1969 के अंत तक उन्हें 2 मौत की सजा मिली। लेकिन टेड बंडी के लिए यह अंत नहीं था। 1980 में वह 12 वर्षीय किम्बर्ली लीच की हत्या के लिए एक और मुकदमे से गुजरा, जो फ्लोरिडा में उसका आखिरी शिकार था। वहां उन्हें तीसरी बार करंट लगाकर मौत की सजा सुनाई गई। बंडी ने फ्लोरिडा राज्य जेल में मौत की सजा पर लगभग 1 दशक बिताया, जिसे स्टार्क जेल के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मौत की सजा पाए कैदियों के साथ होता है, उन्होंने अपनी सजा के खिलाफ अलग अलग अपील करने की कोशिश की, लेकिन अपील करते हुए भी उन्होंने साक्षात्कार देना शुरू कर दिया। इन साक्षात्कारों में बंडी अपराधों और अपनी विचार प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। हालांकि उन्होंने तीसरे व्यक्ति में बोलना सुनिश्चित किया। उसने एक चोर के रूप में अपने करियर के बारे में बात की और कबूल किया कि उनकी अधिकांश मूल्यवान संपत्तियां चोरी हो गईं। उसे इस बात का आनंद था कि अगर उसे कुछ चाहिए होता तो वह बाहर जाता और बिना पैसे दिए उसे ले लेता। इस मानसिकता ने संभवतः अपने पीड़ितों के साथ बलात्कार और हत्या करने के उनके निर्णय में भूमिका निभाई। वह बाहर जाता था और अपनी इच्छानुसार किसी भी महिला को बेरहमी से ले जाता था, भले ही इसका मतलब उनकी सहमति के बिना ऐसा करना हो। जब उसकी फांसी की तारीख दूसरी 1986 जुलाई निर्धारित की गई, तो बंडी ने फैसला किया कि आखिरकार उसके संपूर्ण अपराधों के बारे में खुलकर बात करने का समय आ गया है। उसने 2 जासूसों के सामने कबूल किया कि उसने 30 महिलाओं की हत्या की है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि वह 100 से अधिक महिलाओं की हत्या के लिए जिम्मेदार है। उसने उन्हें बताया कि कैसे वह उन जगहों पर दोबारा जाता था जहां उसने पीड़ितों की हत्या की थी और उनके सड़ते शवों के साथ यौन गतिविधि करता था, और वह ऐसा कई दिनों तक करता था जब तक कि वह ऐसा नहीं कर पाता। यह जितना भयानक लगता है, नेक्रोफिलिया बंडी द्वारा किया गया एकमात्र अविश्वसनीय काम नहीं था। उसने यह भी कबूल किया कि वह अपने शिकार के कुछ सिर को हैकसॉ से काट देता था और सिर को किसी प्रकार की ट्रॉफी के रूप में घर ले जाता था। कुछ देरी के बाद बंडी की फांसी की तारीख 24 जनवरी 1989 निर्धारित की गई। अपने अंतिम भोजन के लिए उन्होंने कोई विशेष अनुरोध नहीं किया और उन्हें नियमित जेल भोजन दिया गया, जो स्टेक, अंडे, हैश ब्राउन और टोस्ट था। हालांकि उसकी भूख कम हो गई और वह भोजन को छूने में सक्षम नहीं था। उनकी जीवित आखिरी रात में सैकड़ों लोगों ने जेल के बाहर शिविर लगाया, जयकार की और उनकी मृत्यु की आशंका जताई। जेल के अंदर बंडी अपने भाग्य के साथ समझौता कर रहा था और इसलिए उसने अपनी आखिरी अलविदा कहने के लिए अपनी मां को 2 आखिरी फोन कॉल किए। कुख्यात हत्यारे के अंतिम शब्द थे, मैं अपने परिवार और दोस्तों को अपना प्यार देना चाहता हूं। उन्हें सुबह 7:16 पर बिजली के झटके से मार डाला गया और उनकी मौत देखने के लिए 42 लोग मौजूद थे। जैसे ही उसकी मृत्यु की पुष्टि हुई, जेल के सामने खबर का इंतजार कर रहे लोगों ने आतिशबाजी की और खुशी में नृत्य किया। टेड बंडी को फांसी दिए जाने के बाद उसके शव को शव परीक्षण के लिए मेडिकल परीक्षक के कार्यालय में ले जाया गया। उनके मस्तिष्क को हटा दिया गया और वैज्ञानिकों को सौंप दिया गया, जिन्होंने किसी भी असामान्यता के लिए इसकी जांच की, जिसके परिणाम स्वरूप उनके भयानक कृत्य हो सकते थे। अंत में बंडी के अनुरोध के आधार पर उसके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया और उसकी राख को वॉशिंगटन के कैस्केड पर्वत में बिखेर दिया गया, वही स्थान जहां उसने अपने कुछ पीड़ितों के शवों का निपटान किया था। जॉन वेन गेसी। जॉन गेसी का बचपन परेशानी भरा रहा, क्योंकि उनके पिता के साथ उनके रिश्ते तनावपूर्ण थे। उनके पिता, जो शराबी थे, अक्सर उसे, उसकी बहनों और उसकी मां को शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करते थे। बड़े होकर गेसी को अपनी लैंगिकता को समझने में परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि वह पुरुषों के प्रति आकर्षित था, लेकिन एक ऐसे समाज में रहता था जो काफी हद तक समलैंगिकता से ग्रस्त था। इस चुनौती का सामना करते हुए गेसी आगे बढ़ा और शादी कर ली। इसके बाद वह वाटरलू, आयोवा चले गए, जहां उनकी पत्नी के परिवार के पास 3 होटल थे और वह प्रबंधक बन गए।
गेसी का जीवन मई 1968 तक उत्तम लग रहा था, जब उन पर 2 युवा लड़कों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। वह एक बुरे रास्ते पर गेसी की यात्रा की शुरुआत थी, जो अंततः उसके असामयिक अंत की ओर ले जाएगी। उसी वर्ष नवंबर में उन्होंने अप्राकृतिक यौनाचार के एक मामले में दोषी ठहराया और उन्हें 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। लगभग उसी समय उनकी पत्नी ने उन्हें तलाक दे दिया और अपने बच्चों के साथ चली गई। जेल में रहते हुए गेसी एक आदर्श कैदी बन गया और अपनी 18 महीने की सजा काटने के बाद उसे जून 1970 में पैरोल पर रिहा कर दिया गया। जैसे ही वह जेल से बाहर आया, गेसी अपना जीवन नए सिरे से शुरू करने के लिए वापस शिकागो चला गया, जहां उसका जन्म हुआ था। गेसी ने नए सिरे से शुरुआत करने का अच्छा काम किया। उन्होंने एक सफल कंपनी शुरू की, शादी की, चर्च जाने वाले बन गए और विस्तृत ब्लॉक पार्टियां आयोजित करने के लिए जाने जाते थे। हालांकि उसका एक बुरा पक्ष मौजूद था और अंधेरे में छिपा हुआ था, उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहा था। दिसंबर 1978 में रॉबर्ट पियस्ट नाम के एक युवा लड़के के अचानक लापता होने के कारण एक जांच हुई, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः जॉन गेसी की गिरफ्तारी हुई। यह पता चला कि गेसी युवा लड़कों को अपने घर में फुसला रहा था, जिसके बाद वह उनके साथ यौन उत्पीड़न किया और फिर उन्हें मार दिया। गेसी को अंततः 22 दिसंबर 1978 को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उसने लगभग 30 या अधिक युवा लड़कों की हत्या की बात कबूल कर ली। कन्फेशन सुनने के बाद पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली और क्रॉल स्पेस में छिपे 26 शव पाए। गेसी का मुकदमा फरवरी 1980 में शुरू हुआ और उस पर 33 हत्याओं का आरोप लगाया गया। उन्हें हत्या के आरोपों के साथ साथ यौन उत्पीड़न का भी दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। गेसी ने मेनार्ड सुधार केंद्र में मौत की सजा पर 14 साल बिताए। मौत की सजा के साथ आने वाले अकेलापन ने उसे पेंटिंग शुरू करने के लिए प्रेरित किया। वह अलग अलग जोकर, खोपड़ी, अपने घर और पक्षियों को चित्रित करता था। उनकी पेंटिंग्स को प्रदर्शन के लिए भी रखा गया और नीलामी में बेचा गया। यह सुनने में जितना दिलचस्प लग सकता है, यह एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जिसमें गेसी की रुचि थी। उन्होंने कानून की पुस्तकों की एक विस्तृत श्रृंखला पढ़ी और कई अपीलों के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक ज्ञान हासिल किया। हालांकि उनके ज्ञान और अपीलों ने उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि अक्टूबर 1994 में फांसी की तारीख 10 मई 1994 निर्धारित की गई थी। उसकी फांसी से एक दिन पहले गेसी को स्टेटविले सुधार केंद्र में ले जाया गया, जहां फांसी होगी। गेसी ने दोपहर अपने परिवार के साथ जेल के मैदान में आयोजित पिकनिक में बिताई। अपने अंतिम भोजन के लिए गेसी ने केएफसी चिकन की एक बाल्टी, 1 दर्जन तले हुए झींगा, फ्रेंच फ्राइज, ताजा स्ट्रॉबेरी और एक डाइट कोक का अनुरोध किया। शाम को एक कैथोलिक पादरी ने उनसे मुलाकात की, जिन्होंने उसे निष्पादन कक्ष में ले जाने से ठीक पहले अंतिम प्रार्थना की। जैसे ही गेसी मरने के लिए अपना दिमाग तैयार कर रहा था, स्टेटविले सुधार केंद्र के बाहर एक भीड़ इकट्ठा हो रही थी, जो उसकी फांसी का इंतजार कर रही थी। उनमें से अधिकांश खुश थे कि गेसी का दुष्ट शासन समाप्त हो रहा था। फांसी की कुर्सी से बंधे होने के बाद गेसी के कथित अंतिम शब्द थे, मेरी गांड चूमो। लेकिन वहां मौजूद एक वकील ने तर्क दिया कि वह एक जेल अधिकारी से बात कर रहा था। गेसी को अंततः घातक इंजेक्शन द्वारा मार डाला गया। जैसे ही उनकी मृत्यु की पुष्टि हुई, अंततः गेसी के शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। एलीन वुरनोस। एलीन वुरनोस का जन्म एक कम उम्र की मां से हुआ था, जिसने उसे उसके दादा दादी के पास छोड़ दिया था। जब वह 11 साल की थी, तब तक एलीन स्कूल में ड्रग्स, भोजन और सिगरेट के बदले में अपना शरीर बेच रही थी। वह कम उम्र से ही शारीरिक लेन देन में शामिल हो गई, इसलिए उन्होंने वेश्या बनकर इसमें अपना करियर बनाने का फैसला किया। सीरियल किलर बनने से पहले एलीन का एक लंबा आपराधिक रिकॉर्ड था और उसे डकैतियों सहित विभिन्न कारणों से अलग अलग गिरफ्तार किया गया था। 14 से 22 साल की उम्र के बीच एलीन ने दुनिया की सबसे बुरी स्थिति देखी थी और कुल 6 बार अपनी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन वह हमेशा असफल रही। वेश्या के रूप में काम करते समय एलीन में खून की भूख पैदा हो गई और उसने इसे पुरुषों में फैला दिया। 1989 और 1990 के बीच उसने 40 से 65 वर्ष की आयु के बीच के साथ लोगों की हत्या कर दी और उसे मौत की चुड़ैल के रूप में जाना जाने लगा। एलीन को अंततः फ्लोरिडा में गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर 6 लोगों की हत्या का आरोप लगाया गया। अपने मुकदमे के दौरान वुरनोस ने दावा किया कि हत्याएं आत्मरक्षा में की गई, क्योंकि पुरुषों द्वारा उसका यौन उत्पीड़न किया जा रहा था। हालांकि कहा जाता है कि वह मानसिक बीमारी और असामाजिक व्यक्तित्व विकार से पीड़ित थी, लेकिन एलीन को दोषमुक्त नहीं किया गया था। विपक्ष ने तर्क दिया कि उसने वित्तीय लाभ के लिए हत्याएं की थीं। फरवरी 1993 तक एलीन को एक को छोड़कर सभी हत्याओं के लिए 6 बार मौत की सजा सुनाई गई थी।
अपनी कैद के समय से लेकर फांसी के समय तक एलीन ने 12 साल मौत की सजा पर बिताए। वुरनोस का मौत की सजा पर रहना उतार चढ़ाव से भरा था, क्योंकि उसने कुछ अजीब दावे करना शुरू कर दिया था। 2002 में उसने जेल मैट्रन पर अपने भोजन में लार, मूत्र और गंदगी मिलाने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। उसने दावा किया कि जेल अधिकारी फांसी से पहले उसे आत्महत्या करने के लिए निराश करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। लंबे समय में एलीन ने चीजों की एक लंबी सूची के बारे में शिकायत की, जिसमें कम पानी का दबाव, उसके गद्दे पर फफूंदी, तंग हथकड़ी और कई अन्य चीजें शामिल थीं। उसके रहने की स्थिति के बारे में ये लगातार शिकायतें उसे मौत की सजा से बाहर निकालने की एक चाल या खुद को क्षमा करने का प्रयास हो सकती है। लेकिन जो भी मामला हो, यह रणनीति कभी काम नहीं आई। अपनी फांसी से पहले के हफ्तों में एलीन ने साक्षात्कार दिए, जहां उसने कहा कि उसके दिमाग पर अत्याचार किया गया था। उसने इस बारे में भी बात की कि मीडिया में उसे जिस तरह से चित्रित किया जा रहा था, उसके बारे में उसे कैसा महसूस हुआ। एलीन को लगा कि उसे गलत तरीके से एक राक्षस के रूप में चित्रित किया गया है और उसे मानव जीवन की परवाह किए बिना एक निर्दयी हत्यारे के रूप में भी चित्रित किया जा रहा है। एलीन को 9 अक्टूबर 2002 को घातक इंजेक्शन द्वारा मार डाला गया था। अपने अंतिम भोजन के लिए उसने 1 कप कॉफी के अलावा किसी और चीज के लिए अनुरोध नहीं किया। उसने जो अंतिम शब्द कहे वे थे, हाँ, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मैं चट्टान के साथ नौकायन कर रही हूं और मैं स्वतंत्रता दिवस की तरह यीशु के साथ वापस आऊंगी। 6 जून फिल्म की तरह, बड़ी मां, जहाज और सब, मैं वापस आऊंगी। 1976 में मृत्युदंड की बहाली के बाद से एलीन फ्लोरिडा में फांसी पाने वाली दूसरी महिला थी। एलीन वुरनोस की फांसी के बाद उसके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया और उसकी राख उसके बचपन के दोस्त डॉन बोटकिंस को दे दी गई, जो उसके अपराधों के बावजूद उसके करीब रहा था। बोटकिंस राख को मिशिगन ले गए और उन्हें एक पेड़ के नीचे बिखेर दिया। जब वह जीवित थी, एलीन को नताली मर्चेंट का एल्बम टाइगर लिली सुनना पसंद था और उसने अनुरोध किया कि एल्बम का एक गाना उसके अंतिम संस्कार में बजाया जाए। अंततः उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया। बारबरा ग्राहम। जब वह 22 वर्ष की थी, तब तक बारबरा ग्राहम पहले से ही एक वेश्यालय में वेश्या के रूप में काम कर रही थी, जहां वह जुए और अवैध दवाओं के सेवन में लग गई थी। उसने जाने माने अपराधियों और कठोर पूर्व दोषियों से दोस्ती की, जिन्होंने उसे सभी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों से परिचित कराया। अतीत में 3 असफल विवाहों के बाद बारबरा ने 1953 में हेनरी ग्राहम से शादी कर ली। वह बारटेंडर के रूप में काम करता था, लेकिन एक कम जीवन वाला अपराधी था जो नशीली दवाओं का आदी था। बारबरा जल्द ही अपने पति के दोस्तों के साथ दोस्त बन गई, जो अपराधी भी थे। कुछ ही समय में वह जैक सैंटो और एम्मेट पर्किंस जैसे लोगों के साथ घूमने लगी। जैक सैंटो और एम्मेट पर्किंस के साथ बारबरा की दोस्ती बाद में उसके सबसे बुरे अपराधों और अंततः मौत का कारण बनी। जैसे जैसे उनकी दोस्ती बढ़ती गई, बारबरा का पर्किंस के साथ अफेयर शुरू हो गया। उसने उसे एक बुजुर्ग महिला को लूटने की अपनी योजना के बारे में बताया, जिसने कथित तौर पर उसके घर में बड़ी रकम और महंगे गहने रखे थे। जब उनकी योजना निर्धारित की गई, तो बारबरा, सैंटो, पर्किंस और 2 अन्य साथी महिला के घर गए, उसके घर को बिखेर दिया, उसकी पिटाई की और उसे मृत अवस्था में छोड़ दिया। उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद डकैती असफल रही, क्योंकि उन्हें कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन उन्होंने एक गंभीर अपराध किया था, जिसके कारण पुलिस उन तक पहुंच गई। अपने मुकदमे के दौरान बारबरा ने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी, लेकिन गवाहों की गवाही और भौतिक सबूतों सहित उसके खिलाफ पेश किए गए सबूतों के कारण उसे दोषी ठहराया गया। जनमत की अदालत में हत्या की गंभीरता और पश्चाताप की कमी के कारण उसे ब्लडी बेब्स उपनाम दिया गया था। 1955 में बारबरा, सैंटो और पर्किंस को अंततः प्रथम डिग्री हत्या का दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। बारबरा ने अपने मामले में अपील करने के प्रयास किए, लेकिन वे सभी विफल रहे और उसकी फांसी की तारीख 3 जून 1955 निर्धारित की गई। अपनी निर्धारित फांसी से एक दिन पहले बारबरा को सैन क्वेंटिन राज्य जेल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां फांसी दी गई। अधिकांश समय वह निष्पादन कक्ष होल्डिंग सेल में आगे पीछे घूमते हुए असहज महसूस करती थी। वह एक छोटी सी कोठरी थी और वह दीवार और दरवाजे के बीच केवल 4 कदम ही चल सकती थी। बाद में जेल के वार्डन ने उनसे मुलाकात की, जो शांत तरीके से बातचीत करते समय उनके साथ बैठे थे। ऐसा लग रहा था मानो वह जानता हो कि वह डरी हुई है और उसे शांत होने में मदद करने के लिए कृत संकल्प है। अपनी कोठरी छोड़ने से पहले वार्डन ने जेल अधिकारियों को बारबरा को जितनी चाहे उतनी डबल चॉकलेट मिल्क शेक परोसने का आदेश दिया। हम सभी जानते हैं, बारबरा ने अपनी फांसी से एक रात पहले मिल्क शेक के अलावा कुछ भी नहीं खाया था। 3 जुलाई की सुबह बारबरा ने नाश्ता किया, जो एक हॉट फज संडे था। वह फांसी दिए जाने से डरी हुई थी
और स्थिति के संबंध में खुले तौर पर अपना अविश्वास व्यक्त करने के लिए जानी जाती थी। गैस चैम्बर द्वारा उसकी फांसी सुबह 10 बजे के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन सुबह 11:30 बजे तक देरी हो गई, जब बारबरा ने खुद देरी का विरोध करना शुरू कर दिया। बारबरा को गैस चैम्बर में ले जाया गया, जहां उसने आंखों पर पट्टी बांधने का अनुरोध किया, क्योंकि वह इंस्पेक्टर के चेहरे नहीं देखना चाहती थी। उनके अंतिम शब्द थे, अच्छे लोग हमेशा आत्मविश्वासी रहते हैं कि वे सही हैं। लेकिन जब उन्हें मौत की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए गहरी सांस लेने की सलाह दी गई, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, तुमको कैसे पता चला? इस फांसी को पत्रकारों और जेल प्रहरियों सहित 30 लोगों ने देखा। उनके पति हेनरी ने उनके शव पर दावा किया था, जिसे बाद में कैलिफोर्निया के माउंट ओलिवेट कब्रिस्तान सैन राफेल में दफनाया गया था। कार्लटन गैरी। कार्लटन गैरी एक अमेरिकी सीरियल किलर है, जिसने 1977 और 1978 के बीच कथित तौर पर 9 बुजुर्ग महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उनमें से 7 की हत्या कर दी। अपने जीवन के अधिकांश समय में गैरी किसी न किसी कारण से जेल में था, लेकिन वह इन महिलाओं की हत्याओं के लिए सबसे कम संदिग्ध व्यक्ति था। दिसंबर 1978 में अपनी गिरफ्तारी के समय गैरी दक्षिण कैरोलिना में एक डकैती में शामिल था। उसने डकैती की बात कबूल कर ली और उसे 21 साल की सजा दी गई। मार्च 1983 में अपनी सजा के बमुश्किल 5 साल बाद गैरी हिरासत से भाग गया और फिर से गिरफ्तार होने से पहले 1 साल तक बड़े पैमाने पर रहा। एक सीरियल किलर द्वारा उन बुजुर्ग महिलाओं की हत्याओं की जांच, जिन्हें दी स्टॉकिंग स्ट्रैंगलर का टैग दिया गया था, ने एक अलग मोड़ ले लिया जब नए सबूत अधिकारियों को सीधे गैरी के पास ले गए। उन्हें एक बंदूक और एक फिंगरप्रिंट माचिस मिली थी, जिससे साबित हुआ कि वह सीरियल किलर था जो जॉर्जिया के कोलंबस शहर को आतंकित कर रहा था। एक अपराध स्थल पर उसकी उंगलियों के निशान मिलना एक संयोग हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि गैरी की उंगलियों के निशान 4 अलग-अलग अपराध स्थलों पर पाए गए थे। गैरी को मई 1984 में हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया था, और जब उसने स्वीकार किया कि वह वास्तव में उन महिलाओं के घरों में था, तो उसने जोर देकर कहा कि उसने हत्याएं नहीं की और किसी अन्य व्यक्ति ने पीड़ितों की हत्या कर दी है। गैरी द्वारा अपनी बेगुनाही बरकरार रखने की कोशिशों के बावजूद उसके खिलाफ अभियोजन पक्ष का मामला मजबूत था और उसके खिलाफ सभी सबूतों के साथ उसे अगस्त 1986 में 7 हत्याओं में से 3 के लिए दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। मौत की सजा पाए कैदी के रूप में गैरी को 6 गुणा 9 फुट की कोठरी में रखा गया था, जहां वह अपना अधिकांश समय एकांत में बिताता था। जैसा कि मौत की सजा पाए कैदियों के लिए प्रथागत है, उन्हें प्रतिदिन 1 घंटे व्यायाम करने की अनुमति थी। उनके सेल में उनका साथ देने के लिए एक टेलीविजन और एक रेडियो था। जैसे जैसे साल बीतते गए, गैरी को कला में गहरी रुचि विकसित हुई और उसने अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना समय लोगों के लिए हाथ से क्रिसमस और जन्मदिन कार्ड बनाने में बिताया। कला के अलावा गैरी के जीवन ने एक सकारात्मक मोड़ लिया जब उन्होंने 1919 में शादी कर ली। वह अपनी दुल्हन से एक चर्च समूह के माध्यम से मिला, जो अक्सर कैदियों से मिलने आता था। शादी तो की ही, महिला की बेटी को भी गोद लिया। सलाखों के पीछे होने के बावजूद गैरी अपनी पत्नी से प्यार करता था और उसने अपनी गोद ली हुई बेटी के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। लंबे समय तक गैरी को उम्मीद थी कि एक दिन उसे दोष मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। उन्होंने वर्षों तक अलग अलग अपील की, लेकिन उनका फैसला वही रहा। 16 दिसंबर 2009 को बस को लगभग 4 घंटे पहले गैरी की दोष मुक्ति की उम्मीदें फिर से जाग उठीं, जब जॉर्जिया सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फांसी पर रोक लगा दी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अदालत यह निर्धारित करना चाहती थी कि उसे निर्दोष साबित करने के लिए डीएनए परीक्षण करना आवश्यक है या अपराधों के लिए दोषी। दुर्भाग्य से गैरी के लिए सभी उम्मीदें फरवरी 2018 में स्थायी रूप से कुचल दी गईं, जब 15 मार्च 2018 को फांसी की नई तारीख तय की गई। अपनी फांसी से पहले अपनी अंतिम तैयारियों के दौरान गैरी ने अपना अंतिम भोजन खाने से इनकार कर दिया। उन्होंने प्रार्थना करने के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो एक करिश्माई और बातूनी व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, गैरी ने आश्चर्यजनक रूप से अपनी फांसी से पहले कोई अंतिम बयान नहीं दिया। 66 साल की उम्र में गैरी को जैक्सन, जॉर्जिया में जॉर्जिया डायग्नोस्टिक एंड क्लासिफिकेशन जेल में घातक इंजेक्शन द्वारा मार डाला गया था। जॉर्जिया राज्य जेल को एक निष्पादन केंद्र के साथ साथ एक संग्रहालय के रूप में उपयोग करता है, जो राज्य में मृत्युदंड के इतिहास से संबंधित कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। गैरी के शरीर के साथ क्या हुआ यह अज्ञात है, लेकिन यह संभव है कि उसे एक अज्ञात कब्र में दफनाया गया था या उसके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। गैरी गिलमोर ने कम उम्र में ही अपराध की ओर रुख किया और उसे पहली बार 14 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया था। 1964 में
उसे हमला और सशस्त्र डकैती के लिए 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। बाद में उसे अप्रैल 1976 में पैरोल पर रिहा कर दिया गया, जिसके बाद वे प्रोवो, यूटा में अपने चचेरे भाई के साथ रहने चले गए। वहां उन्होंने 2 बार वैध नौकरी करने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहे। निराश होकर गिलमोर अपनी हिंसक प्रवृत्तियों की ओर लौट गए, चोरी और शराब पीना। जुलाई 1976 में पैरोल मिलने के कुछ ही महीनों बाद गिलमोर ने अपनी स्थिति को एक साधारण अपराधी से एक हत्यारे में बदल दिया। 19 जुलाई को गैरी गिलमोर ऑरेम यूटा में एक गैस स्टेशन में गया। उसने स्टेशन को लूट लिया, लेकिन जाने से पहले उसने स्टेशन पर एक कर्मचारी मैक्स जेनसेन को घातक रूप से गोली मार दी। मानो एक आदमी को मारना पर्याप्त नहीं था, अगले दिन गिलमोर ने प्रोवो में एक मोटल को लूट लिया, लेकिन वह मोटल के प्रबंधक बेन बुशनेल को गोली मारे बिना नहीं निकला। बुशनेल की पत्नी ने मुठभेड़ देखी थी और गिलमोर को अपने कैश बॉक्स के साथ परिसर से बाहर निकलते देखा था। गिलमोर ने गलती से अपने दाहिने हाथ में गोली मार ली जब वह हत्या के हथियार को झाड़ियों के एक हिस्से में छिपाने की कोशिश कर रहा था। जब वह एक सर्विस गैरेज में लौटा, जहां उसने मोटल को लूटने जाने से पहले अपने ट्रक को मरम्मत के लिए छोड़ दिया था, तो गैरेज के मालिक ने देखा कि उसके हाथ से खून बह रहा था। जैसे ही वह चला गया, गैरेज के मालिक ने पुलिस को फोन किया और उन्हें लाइसेंस प्लेट नंबर दिया। गिलमोर को उसके चचेरे भाई ब्रेंडा की मदद से पकड़ लिया गया, जिसने पुलिस को सूचित किया जब उसने उसे अपनी चोट के लिए पट्टियों और दर्द निवारक दवाओं के साथ मदद करने के लिए बुलाया। गिलमोर का मुकदमा अक्टूबर 1976 में शुरू हुआ और केवल 2 दिनों तक चला। उन्हें प्रथम श्रेणी की हत्या का दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। मौत की सजा पर गिलमोर की प्रतिक्रिया बहुत कम थी और इसने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। उसने अपनी सजा स्वीकार कर ली और उसे दी गई मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का प्रयास नहीं किया। यह प्रतिक्रिया चौंकाने वाली थी और कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि वह इतनी गंभीर सजा स्वीकार करने का विकल्प क्यों चुनेंगे। क्या वह वास्तव में पश्चाताप कर रहा था, या क्या उसे लगा कि उसकी पीड़ा को समाप्त करने का एकमात्र तरीका मृत्यु है? मौत की सजा पर अपने समय के दौरान गैरी गिलमोर ने एकांत और एकरसता का जीवन जिया, जैसा कि मौत की सजा वाले कैदियों के साथ हमेशा होता है। हालांकि गिलमोर के बारे में कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था कि वह मरने के लिए उत्सुक था। गिलमोर की फांसी में कुछ बार देरी हुई और उसने देरी का विरोध करने के लिए भूख हड़ताल पर जाकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने मरने की अपनी इच्छा को साबित किया जब उसने अपनी मां को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने अनुरोध किया कि वह उनकी ओर से अपील करने की कोशिश करना बंद कर दे। उस वर्ष नवंबर और दिसंबर के बीच गिलमोर ने 2 बार आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन समय पर रोक दिया गया। यूटा में निष्पादन के केवल 2 तरीके थे, हैंगिंग और फायरिंग दस्ते। गिलमोर ने फायरिंग दस्ते का चयन किया क्योंकि उन्हें लगा कि फांसी देना गलत हो सकता है। 17 जनवरी 1977 को अपनी फांसी से एक शाम पहले गिलमोर ने स्टेक, आलू, दूध और कॉफी के एक साधारण अंतिम भोजन का अनुरोध किया, लेकिन केवल दूध और कॉफी ली। फांसी की सुबह उन्हें फांसी कक्ष में ले जाया गया, जहां उन्हें एक कुर्सी से बांध दिया गया। उसके पीछे रेत के थैले थे जो गोलियों को पकड़ लेते थे। मौत की सजा की उनकी स्वीकृति ही एकमात्र चीज नहीं थी जिसने गिलमोर को अलग बना दिया। उनके अंतिम शब्दों के चयन ने भी उसे प्रसिद्ध कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके पास कोई अंतिम शब्द है, तो गिलमोर ने बस इतना कहा, चलो करते हैं। उनकी फांसी के बाद गिलमोर के शरीर को तुरंत आराम नहीं दिया गया था। हालांकि वह अपने जीवन के अधिकांश समय के लिए एक अपराधी था, लेकिन उसने मरने से पहले एक अंतिम अच्छा काम किया। उन्होंने अनुरोध किया कि उनके कुछ अंग जरूरतमंद लोगों को दान किए जाएं। उनके मृत होने की पुष्टि होने के बाद गिलमोर के कॉर्निया को हटा दिया गया और यूटा मेडिकल सेंटर विश्वविद्यालय को भेज दिया गया और 24 घंटे के भीतर 2 लोगों ने उन्हें प्राप्त कर लिया था। उस दिन एक शव परीक्षण के बाद उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया और उनकी राख एक हवाई जहाज से बिखेर दी गई। डेविड मेसन मार्च और दिसंबर 1980 के बीच चोरी और जिस्म फरोशी जैसे छोटे अपराधों से लेकर कैलिफोर्निया के ऑकलैंड शहर को आतंकित करने तक चले गए, जिसमें कम से कम 4 बुजुर्गों की उनके घरों में हत्या कर दी गई। जनवरी 1981 में मेसन पुलिस के साथ कार का पीछा करने में शामिल था और भागने में सफल रहा, लेकिन उसने कार को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद अधिकारियों ने कार से मिली जानकारी का इस्तेमाल उसके घर का पता लगाने के लिए किया। घर पर वे मेसन की मां और भाई से बात करने में सक्षम थे। इस जोड़ी ने उन्हें मेसन द्वारा स्वयं बनाया गया एक वीडियो कैसेट दिया। वीडियो में मेसन ने अपने सभी अपराध कबूल करते हुए उनका विस्तार से वर्णन किया। अपने साथ कुछ होने की स्थिति में वह वीडियो अपने परिवार के पास छोड़ गया था। मेसन की स्वीकारोक्ति के आधार पर उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था और 4 फरवरी 1981 को
जब पुलिस हॉलिडे इन पहुंची जहां वह रह रहा था तो उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया और बिना किसी घटना के उसे हिरासत में ले लिया गया। मेसन ने अपने सभी अपराध कबूल कर लिए, लेकिन उसने कानून प्रवर्तन के पास पहले से मौजूद सूची में एक और हत्या जोड़ दी। उसने अपने प्रेमी रॉबर्ट ग्रॉफ की हत्या करने की बात कबूल कर ली, क्योंकि एक बहस के दौरान ग्रॉफ ने स्वीकार किया कि उसने जानबूझकर मेसन को हर्पीस से संक्रमित किया था। अपने मुकदमे से पहले मेसन को अल्मेडा काउंटी जेल में रखा गया था, जहां उसने और एक साथी कैदी ने मिलकर एक अन्य कैदी की हत्या कर दी थी। 1983 में अपने मुकदमे की शुरुआत में मेसन ने अपने खिलाफ सभी आरोपों में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया। हालांकि उन्हें 5 हत्याओं का दोषी पाया गया। जनवरी 1984 में मेसन को मौत की सजा सुनाई गई। उन्हें सैन क्वेंटिन राज्य जेल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वे फांसी तक रहा। मेसन को अंततः चार्लेन नाम की एक महिला से प्यार हो गया और मौत की सजा के दौरान उसने उससे शादी कर ली। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोषी अपराधी और पति ने अपने अपराध के बारे में खुलकर बात की, अपने सभी अपराध स्वीकार किए और अपने द्वारा की गई बुराई के लिए बहुत पश्चाताप दिखाया। मेसन ने पश्चाताप दिखाया, लेकिन जून 1993 तक किसी को इसकी सीमा का पता नहीं चला, जब उसने स्वेच्छा से अपने वकील द्वारा की गई अपील वापस ले ली। यदि उसने अपील को पारित होने दिया होता तो इससे उसे एक नया मुकदमा मिल सकता था जो उसकी मौत की सजा को पलट देता, लेकिन मेसन उस अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहता था। उसने कहा कि उन्होंने अपील वापस लेने का फैसला किया क्योंकि वह खुद को अन्य अपराधियों के लिए एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि वे उनके नक्शे-कदम पर न चले। उसके अनुरोध पर उनकी फांसी की तारीख 24 अगस्त 1993 निर्धारित की गई थी। अपनी फांसी से कुछ सप्ताह पहले मेसन ने कुछ पत्रकारों को एक साक्षात्कार दिया, जहां उसने मृत्युदंड पर बिताए अपने समय का वर्णन किया। उसने इस बारे में भी बताया कि वह अपने पीड़ित परिवारों को होने वाले दर्द को कैसे समझते हैं और कैसे वह अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। हालांकि मेसन को लोगों से 200 से अधिक पत्र मिले जिनमें उनसे अपील पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन उनका मन बना हुआ था। जैसे जैसे फांसी की तारीख नजदीक आती गई, मेसन ने अपना आखिरी दिन अपने परिवार के साथ बिताने का फैसला किया। जब उनसे उनके अंतिम भोजन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अनुरोध करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने कहा कि उन्हें और उनके परिवार को कैदियों को दिया जाने वाला वही भोजन परोसा जाए। अपने अंतिम घंटों में मेसन ने टेलीफोन तक असीमित पहुंच का अनुरोध किया। उसने किसी पुजारी से बात न करने का फैसला किया और उनका आखिरी अनुरोध एक गिलास बर्फ के पानी के लिए था। मेसन को 24 अगस्त 1993 को गैस चैम्बर द्वारा मार डाला गया था। चैम्बर में प्रवेश करने पर अधिकारियों ने उसे बताया कि उसके पास केवल यह कहकर फांसी में देरी करने की शक्ति है कि वह अपनी सजा के खिलाफ अपील करना चाहता है। यह सलाह अनसुनी कर दी गई क्योंकि मेसन ने अपना भाग्य खुद तय कर लिया था और मरना चुना था। जब मेसन से पूछा गया कि क्या उसके पास कोई अंतिम शब्द है, तो उसने वार्डन से कहा कि उसके पास कुछ भी नहीं है। डेविड मेसन कैलिफोर्निया में इस तरह से फांसी पाने वाले आखिरी कैदी थे। मेसन के अवशेषों के अंतिम निपटान के बारे में अधिक जानकारी ज्ञात नहीं है। हालांकि मौत की सजा पाए अन्य कैदियों की तरह उसके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया होगा या उसे किसी अज्ञात कब्र में दफनाया गया होगा। वेस्टली एलन डोड। वेस्टली डोड के यौन अपराधों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब वह सिर्फ 13 साल का था और 1 दशक तक चला, जब तक कि वह हत्यारा नहीं बन गया। एक किशोर के रूप में वह अपने पड़ोसियों के बच्चों की देखभाल करने की प्रस्ताव करता था, जिसका उद्देश्य उनके माता पिता के आसपास न होने पर उनके साथ दुर्व्यवहार करना था। 15 वर्षों के दौरान डोड 50 से अधिक बच्चों का यौन शोषण करने में कामयाब रहा। अंततः नवंबर 1989 में उनकी मुलाकात वाटरलू से हुई, जब उन्हें वॉशिंगटन के एक मूवी थिएटर से एक छोटे लड़के के अपहरण की कोशिश के लिए गिरफ्तार किया गया था। मामले की आगे की जांच से पुलिस को डोड की दुष्ट इच्छाओं की गहराई का पता चला और वह उन्हें पूरा करने के लिए कितनी दूर तक गया था। यह पता चला कि उसी वर्ष वैंकूवर में 3 छोटे लड़कों की हत्या के लिए डोड जिम्मेदार था। 3 दिन की जांच के दौरान डोड ने अंततः 3 लड़कों की हत्या करने की बात कबूल कर ली। उसके कबूलनामे का उपयोग करते हुए पुलिस ने उसके घर की तलाशी के लिए वारंट प्राप्त किया और तलाशी में सबसे विचित्र चीजें सामने आईं। जांचकर्ताओं को एक स्क्रैपबुक में उसके अपराधों की अखबारों की कतरने, उसके पीड़ितों के अंडरवियर वाला एक ब्रीफकेस और उसके द्वारा छेड़छाड़ किए गए विभिन्न बच्चों की तस्वीरों से भरा एक फोटो एल्बम मिला। उनके घर में जो सबसे बुरी चीज मिली वह उनकी डायरी थी, जहां उन्होंने स्पष्ट रूप से सभी हत्याओं का विवरण दिया था। उन्होंने उन्हें कैसे अंजाम दिया और कैसे उन्होंने और अधिक करने की योजना बनाई। इस नए सबूत के साथ
डोड पर गंभीर प्रथम डिग्री हत्या और अपहरण के प्रयास का आरोप लगाया गया। उन्होंने सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया और 1990 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। सजा सुनाए जाने के बाद डोड को घातक इंजेक्शन और फांसी के बीच चयन करने का अवसर दिया गया और उसने फांसी को चुना क्योंकि ठीक इसी तरह उसने अपने आखिरी शिकार को मार डाला था। मौत की सजा मिलने के बाद डोड ने अपने मामले या सजा के खिलाफ अपील करने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने दावा किया कि यह दुनिया के लिए बेहतर होगा अगर उन्हें मार दिया जाए क्योंकि उनका पुनर्वास नहीं किया जा सकता है। इसे और भी बदतर बनाने के लिए डोड ने कहा कि अगर उसे मौका मिला तो वह बच्चों पर हमला करना और उन्हें मारना जारी रखेगा और वह इसके हर हिस्से का आनंद उठाएगा। उसके बयान उस आदमी का एक भयावह रहस्योद्घाटन थे जो वह था, एक ऐसा आदमी जो मुक्ति से परे था। और जबकि कुछ ने इस तरह के चौंकाने वाले प्रवेश के लिए उनके उद्देश्यों पर सवाल उठाया, यह स्पष्ट था कि वह निष्पादित होना चाहते थे। डोड के लिए मृत्यु ही उस अपराध बोध और दर्द को समाप्त करने का एकमात्र तरीका प्रतीत होता था जो उसने महसूस किया था। फांसी की प्रतीक्षा करते समय डोड ने अपने समय का उपयोग पीडोफिलिया पर बात फैलाने के लिए किया। उसने पत्रकारों को साक्षात्कार दिए, टीवी शो में उपस्थिति दर्ज कराई और आमतौर पर उन सभी से बात की जो उन्हें सुनने की परवाह करते थे। अपनी फांसी की वकालत करते हुए डोड ने बच्चों के लिए एक आत्मरक्षा पुस्तिका लिखी जहां उसने अपने जैसे पीडोफिलिक पुरुषों से सुरक्षित रहने के बारे में सुझाव दिए। वेस्ले डोड को अंततः 5 जनवरी 1993 को फांसी पर लटका दिया गया। अपने अंतिम भोजन के लिए उन्होंने भुने हुए सामन और तले हुए आलू का अनुरोध किया। उसकी फांसी वाल्ला वाल्ला में वॉशिंगटन स्टेट पेनिटेंट्री में एक इंडोर फांसी के तख्ते में हुई। फांसी को स्थानीय और क्षेत्रीय कर्मियों, पीड़ित परिवारों के सदस्यों और जेल अधिकारियों ने देखा। डोड के अंतिम शब्द थे, मुझसे एक बार किसी ने पूछा था, मुझे याद नहीं है कि यौन अपराधियों को किसी भी तरह से रोका जा सकता है या नहीं। मैंने कहा, नहीं, मैं गलत था जब मैंने कहा कि कोई आशा नहीं है, कोई शांति नहीं है, उम्मीद है, शांति है। मैंने दोनों को प्रभु यीशु मसीह में पाया। यहोवा की ओर दृष्टि कर, तब तुझे शांति मिलेगी। डोड 30 से अधिक वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका में फांसी पर लटकाए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। एक बार जब रस्सी उसके गले में डाल दी गई तो उस स्थान पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। जैसे ही जल्लाद ने लीवर खींचा, डोड का जीवन समाप्त होने में केवल कुछ सेकंड की बात थी। उसके मृत होने की पुष्टि होने के तुरंत बाद डोड के शरीर को सिएटल ले जाया गया, जहां शव परीक्षण किया गया। शव परीक्षण के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उसकी राख उसके परिवार को सौंप दी गई। पिछले कुछ वर्षों में मौत की सजा पाने वाले कैदियों ने अपने पिछले कुछ घंटों में अलग व्यवहार किया है। कुछ लोग अंत तक लड़ते रहते हैं, अन्य लोग शांति से अपने भाग्य को स्वीकार करते हैं, जबकि वेस्टली डोड जैसे अन्य लोग शीघ्र फांसी की मांग करते हैं। हालांकि ये बताने का कोई तरीका नहीं है कि कोई भी पृथ्वी पर अपने आखिरी घंटे कैसे बिताना चाहेगा।